एक बार फिर से आपके स्वागत है करता हूं मैं राकेश कुमोद गुनगुन ज्ञान क्लासेस में। आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के रीट भर्ती के लिए सभी प्रकार के मॉडल पेपर है वो आपको अवेलेबल होंगे और वो भी व्याख्या सहित। और आप इस चैनल पर विजिट ज़रूर हो। अगला सवाल करते हैं। 115 तक हमने कर लिया। अगला सवाल है 116 नंबर। दिन रात किस कारण होते हैं? जो दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं उसके बारे में बताना आपको। तो भू परिक्रमण के कारण, भू परिभ्रमण के कारण, या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या 90 डिग्री पश्चिम के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा भू परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी है प्रत्येक 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में अपने अक्ष पर, अब जो अपना अक्ष होता है ना उस अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। जो चक्कर है वो पूरा करती है पृथ्वी। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इस प्रकार देशांतर विस्तार के माध्यम से सूर्य प्रकाश के आयाम द्वारा पृथ्वी दो भागों में बन जाती है। जो पृथ्वी होती है ये गोलाकार पृथ्वी होती है, ये दो भागों में बंट जाती हैं। अतः सूर्य के समक्ष वाले क्षेत्र में तो दिन होती हैं, यानी कि जो सूर्य इधर होता है तो ये पृथ्वी दो भागों में बन गए हैं, तो इधर वाले पे तो दिन होगा और इधर वाले पे रात होगी। आगे समझ में? इधर वाले तो डे होगा और इधर वाले नाइट होगी। आगे समझ में नहीं? आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 117। 117 क्या कहता है कि जलवायु चरम है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चालवासी पशुचारक, लोग होता है चालवासी पशुचारक हुआ करते थे। और उपयुक्त कथन में निम्नलिखित क्षेत्र में किसका सबसे अच्छा वर्ण है? वर्ण बताना है। अफ्रीका सवाना का, 2 में है मध्य एशिया स्टेप का, 3 में उत्तरी अमेरिका प्रेरी का, या 4 में है साइबेरियाई टुंड्रा का। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी है इसका राइट आंसर। मध्य एशिया स्टेप का है इसका। और इसकी व्याख्या बता देता हूँ आपको। स्टेपी जलवायु है मरुस्थलों की सीमा पर महाद्वीपों के आंतरिक भाग, जो महाद्वीप होते हैं उनके आंतरिक भागों में पाई जाती है। जो स्टेपी जलवायु होती है ना वो मरुस्थलों की जो सीमा होती है उनके पर महाद्वीप होते हैं उनके आंतरिक भाग में पाई जाती है। और प्रादेशिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? प्रादेशिक दृष्टि से ये जलवायु उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा में है। ये कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा में है। ठीक है। एशिया के रूस में, मंगोलिया, कजाकिस्तान में, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीनाई में और दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। औसत वार्षिक तापमान है इसका 21 डिग्री सेल्सियस है तथा वार्षिक तापांतर होता है 13 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है? 13 डिग्री सेल्सियस होता है। कम और अविश्वसनीय वर्षा इस जलवायु की मुख्य विशेषता है। इस जलवायु की क्या है? मुख्य विशेषता है कम और अविश्वसनीय वर्षा। यहाँ वार्षिक औसत है जो वर्षा का वो 30 सेंटीमीटर होता है। और मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेशों के लोग हैं जलवासी पशुचारण जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ छोटी एवं मुलायम घास होती हैं और छितरी हुई झाड़ियाँ एवं छोटे छोटे वृक्ष मिलते हैं। ये लोग चारे की तलाश में अपने पशु को झुंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यानी कि जो भी भेड़, बकरी, गाय या जो भी है पशु होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, उनको झुंड के साथ में, यानी कि एक साथ में उन पशुओं को ले जाते हैं और उनको चराते हैं। आगे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या होता है? कोषण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। नदियां सागर में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं। या सी में कोषण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। या 4 नंबर ऑप्शन डी में है महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। इसमें आएगा कोषण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। कहाँ पर?
संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र होता है, वहाँ पर कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं सबसे ज़्यादा मिलती है। इसका आपको व्याख्या बता देता हूँ, व्याख्या बहुत अच्छी हैं। वे महासागरीय भाग जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं यहाँ पर आकर है, क्या है आकर मिलती हैं, वहाँ मत्स्य उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ठंडी जलधारा अपने स्थान या अपने साथ मछलियों को, जो जीरा एवं गर्म जलधारा का मछलियों का भोजन होता है, जो भी क्या करता है कि जो उसमें ज्वार भाटा जो भी आता ना, तो उसमें क्या करता है, ठंडी और गर्म जो धाराएं होती हैं उनके साथ में मछलियों का जीरा तथा गर्म जलधारा मछलियों का भोजन बहा कर लेकर आती है। ठीक है, और यहाँ का 50 डिग्री पश्चिम देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम है, जिसे गर्म जलधारा कहते हैं, और लेब्राडोर जो ठंडी धारा के नाम से जानता है, मत्स्य उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। इसी प्रकार प्रशांत महासागर में जापान के निकट क्यूरोशिवो, कौन सा, क्यूरोशिवो मार्ग एवं ओयोशिवो ठंडी धाराएं का मत्स्य उत्पादन अनुकूल हैं। ये क्यूरोशिवो और मयोशिवो याद रखना, या योवोशिवो भी कहते हैं और मयोशिवो के नाम से भी जानते हैं, इनको ध्यान रखना। मयोशिवो या ओयाशिवो के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो बियर है, सुपरियर है, यूरियन है, या मिशिगन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ए भी कह सकते हो और एक नंबर। ठीक है, इसमें बियर होगा। इसका आपको मैं व्याख्या बता देता हूँ। द ग्रेट लेक सुपरियर, मिशिंग, हुयन, इरी और ऑन्टेरियो उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख हिस्से हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर 750 मील से ज़्यादा क्षेत्र में बहते हैं। यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे सुपीरियर है, मिशिंग है, हुरियन है, इरी है, ओंटारियो है, ये सभी क्या है, उत्तरी अमेरिका के, कौन से अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख हिस्से हैं। और ये इनमें से ग्रेट लेक्स का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो वो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा बियर है, वो नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। जो एक गोलार्ध होता है, आपको पता है गोलार्ध के बारे में, तो और वो बाईं ओर का जो विचलन होता है उसका क्या कारण है, तो तापमान का कारण है, चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, पृथ्वी के गुणन का कारण है, या दाब का कारण है। तो इसका राइट आंसर है सी, पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसका विचलन का कारण है। विचलन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। तो इसकी व्याख्या है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन, यहाँ पे पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। यहाँ पे पृथ्वी समझना, पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि पृथ्वी होती हैं, उनकी जो गुणन क्षमता होती हैं, जो विषमता के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यानी कि जहाँ से हवा आती है, जैसे माना कि यहाँ से हवा आ रही है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का हवा का प्रभाव नहीं है, इस जगह हवा का प्रभाव नहीं है, तो ये हवाएं इसकी ओर बहेगी, न कि ये इधर की ओर बहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वापस हवाएं अपने स्थान को विमुक्त कर लेती हैं। हाँ, हो सकता है कि ये हवाएं इधर चल सकती हैं, लेकिन अपना पूरा डायरेक्शन एक ही समय में पूरा डायरेक्शन कभी नहीं करते, यानी कि अपनी विपरीत स्थिति में वापस नहीं जाती। जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर कभी नहीं हवा जाती हैं। इसलिए क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन की जाती हैं, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय, कौन सा केंद्रीय, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, एवं पवन की दिशा, जो पवन की दिशा है वो आपके
फेरल नियम, बाइज बेलेट नियम एवं हेनली नियम द्वारा निर्धारित होती है। जो पवन की दिशा है किन के द्वारा निर्धारित होती हैं? ये एक तो बाइज बेलेट के नियम से, एक हेनली के नियम से, और दूसरा आपके दो हो गए ना, बाइज बेलेट और हेनली के नियम से ये निर्धारित होती हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन क्या होती है? दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। किसके अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। ठीक है। ऐसा विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तेज एवं ध्रुव पर धीमा होने के कारण होती है। ये ऐसा क्यों होता है? जो विषुवत रेखा होती हैं उस पर घूर्णन जो गति होती हैं वो धीमी होने के कारण होती है। क्या होती हैं? बहुत धीमी होती हैं। बाइज बेलेट नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, बाइज बेलेट के अनुसार है, उत्तरी गोलार्ध में पीठ की ओर से पवन चल रहे हैं। किसकी ओर से? पीठ की ओर से पवन चल रही हैं तथा उच्च वायुदाब दाहिनी ओर से, किसकी ओर से? दाहिनी ओर से निम्न वायुदाब पर बाईं ओर चलता रहता है। यानी कि इसके जस्ट विपरीत बताता है। ये जस्ट क्या करता है? विपरीत। उन दोनों का बाइज बेलेट और आपके फेरल के अनुसार दोनों हैं अलग अलग विपरीत दिशाओं में बताता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। इसमें आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, निम्न में कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई की सुविधा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, सिंचाई की सुविधा। यानी कि जो भूमि का ह्रास का कारण है, देखो सड़कों का विस्तार भी भूमि का ह्रास का कारण है, नगरीकरण भी है और औद्योगिकरण भी है। यानी कि यह भूमि को ह्रास कर रहा है। लेकिन सिंचाई की सुविधाएं ये कभी किसी प्रकार की भूमि का ह्रास नहीं करते हैं। जब किसी प्रदेश में औद्योगिकरण होता है तो नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जहाँ पर उद्योगों का सबसे ज़्यादा बोलबाला होता है वहाँ पर नगरीकरण भी होगा, और यदि नगरीकरण होगा तो वहाँ पर सड़कें बनेगी, इसके साथ ही सड़कों का उद्योग होगा, आवास भी होगा, आदि के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। यानी कि जहाँ आप नगर बसा रहे हो वहाँ पर नगर बसाने के बाद में सड़क का निर्माण करवाना पड़ेगा, आवास भी होंगे, दूसरी बात है पॉपुलेशन भी होगी, और पॉपुलेशन होने के बाद में आपका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, आदि के लिए भूमि की आवश्यकता जरूरी है। इस भूमि की आवश्यकता की पूर्ति अधिकांश कृषि भूमि से की जाती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आवास बनाए जाते हैं तो कहाँ पर बनाए जाते हैं? कृषि भूमि पर बनाए जाते हैं। कृषि भूमि जहाँ पर आप खेती करते हो और वो खेती करने के बाद में आपको वहाँ पर आवास की व्यवस्था कर दी जाती है। यदि एक ही पिता के 5 पुत्र होते हैं और पांचों के आवास एक कृषि भूमि में होते हैं और ये 50 साल बाद में जाकर 10 परिवार बन जाते हैं और 10 परिवार का आवास बन जाता है, तो ये औद्योगिक ये आपके भूमि का ह्रास हो गया। यानी कि भूमि की आवश्यकता हो गई, और जहाँ पर आपने कृषि कार्य कर रहे थे वहाँ पर भूमि का कार्य करना शुरू कर दिया, और भूमि का कार्य करने से आपके सभी प्रकार के ह्रास होने लगे। अगला सवाल है दोस्तों, अगला प्रश्न है 122 नंबर, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वहाँ कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी में है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी में शंकुधारी वनों में, या डी में है उत्तरी ध्रुव वनों में। तो इसका राइट आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय वनों में। सबसे जैव विविधता है वहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर पाई जाती हैं। ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यहाँ पे वन पढ़ना है, पाई जाती हैं। विश्व की 80%, कितने प्रतिशत? 80% है जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं। यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं, और विश्व की कितने प्रतिशत? 80% है वो जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं, और 20% आपके शीतोष्ण है, उत्तरी ध्रुव है और शंकुधारी वनों के अंदर पाई जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों, इस प्रश्न को मैं पूरा अपने स्लाइड में नहीं व्यक्त कर पाऊंगा, लेकिन आप इसे एक बार देख लेना ज़रूर ताकि आपके समझ में आ सके। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको देखना है, कूटों को पढ़ना है। जैसे खनन का क्षेत्र है और खनिज कौन कौन से हैं, तो जैसे खनन और खनिज, तो गुरुम ईशानी है, गुरुम ईशानी है, जो सीसा तलचर है और जादूगुड़ा है और जावर है। तो इसके बाद में खनिज आता है सीसा, यूरेनियम, लोहा अयस्क और कोयला। तो इसका एक बार प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में मिलान करें। आगे मैं इसका आपको उत्तर बताता हूँ। दोस्तों, यह आपके कूट है, इस कोड के अनुसार आप देख लो और इस कोड के बाद में आपको ये इस प्रकार से आपको A3 में है या A4 में है, तो इसका राइट आंसर होगा A बराबर 3, यानी कि A बराबर 3, B बराबर 4, 2 बराबर 1, C बराबर 2। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि देखो A बराबर 3, यानी कि A है वो 3 से मिलान करना है, यानी कि लोहा अयस्क है, गुरुम सिंहानी है वो लोहा खनिज का है, और बी है वो 4 का है, यानी कि कोयला है, तलचर, और सी है यूरेनियम, और डी है जावर की खान, सीसा। तो आप इसे आराम से एक बार आपको बता देता हूँ कि ए है वो 3 नंबर से जुड़ता है, 2 बी है 4 नंबर से जुड़ता है, सी है 2 नंबर से जुड़ता है, और जावर की खान है सीसा की, ये जावर के राजस्थान में है खान। ये आपकी चल रहा है। और उसके बाद में अब आपको मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर है इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, 1 नंबर करेक्ट आंसर, 1 नंबर। 1 नंबर है इसका, ए है इसका राइट आंसर। ए 3 से मिलता है, यूरेनियम से मिलता है, येलो यूरेनियम, फिर बी 4 नंबर कोयला से, फिर यूरेनियम से, फिर सीसा से, ये लोहा से। तो इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, आपके इसमें ए है इसका राइट आंसर। इसकी व्याख्या भी आपको बता देते हैं। व्याख्या है बता दी मैंने, ये रही इसकी व्याख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्रुमिशानी है, लोहा है, तलचर है, कोयला है, जादूगुड़ा है, यूरेनियम है। आपको तो यहाँ पर मैं आपको ये लिख देता हूँ, ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 2 और डी बराबर 1। ठीक है, आगे समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये और दूसरी बात है कि आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 124 पर। 124 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 124 कहता है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी पर्यटक का सबसे अधिक आता है? ऐसा कौन सा राज्य है विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं? राज्य बताना है। एक राजस्थान है, एक गोवा है, एक महाराष्ट्र है और एक दिल्ली है। तो विदेशी स्टेट बताना है। स्टेट के लिए आपको कौन सा राज्य है वो है, उस राज्य का नाम बताना है आपको। और उस राज्य का नाम बताने के बाद में, जैसे राजस्थान है, गोवा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। और राजस्थान में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। और किसी को पता हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं। अगला सवाल है कथन और कारण को स्पष्ट करना है। कोयले के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कोयले के अंतर्गत परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए गए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। कथन ए क्या कहता है? कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। और कारण क्या कहता है? बंगाल झारखंड कोयले की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है बंगाल। ठीक है, इसके नीचे दिए गए कूटों को सही विकल्प में ढूंढना है आपको। और इस विकल्प के बारे में आपको बताता हूँ, ए आर दोनों सही, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करा, यानी कि यह है वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है।
बी क्या कहता है, ए आर दोनों सही है, ए आर तो दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये कौन कहता है, आर ए की भी सही व्याख्या नहीं कह रहा। बी में है ए सही है परंतु आर गलत है। और सी क्या कहता है कि ए तो सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए तो क्या है, गलत है, लेकिन आर क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर राइट है। ए क्या है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही आपको व्याख्या सहित बता देते हैं। व्याख्या में क्या कहता है, तो कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन मुख्यतः रेलवे द्वारा किया जाता है। अतः कथन ए सही है परंतु भारत में पश्चिमोत्तर राज्य में कोयला खनिज संसाधन का अभाव है, यानी कि भारत के जो पश्चिम में है वो कोयलों का सबसे ज़्यादा अभाव है। अतः यह कोयला बंगाल और झारखंड की खदानों से मंगाया जाता है। यानी कि कहाँ से मंगाया जाता है, तो बंगाल से भी मंगाया जाता है और झारखंड से भी, इन दोनों की खदानों से मंगाया जाता है। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका उत्तर राइट है 2 नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 126। भारत में, कहाँ पर, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722, ठीक है ना, 1722। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका ए में ऑप्शन है कामेट, बी में नंदाकोट, सी में नंदा देवी और डी में के2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, डी है इसका राइट ऑप्शन। के गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते से भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो के2 है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है ना, 28,251 फीट है। कितनी है, 28,000। और एक बात पूछना चाहता हूँ, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो 3.4 यानी कि 3.25 फीट का होता है, तब 1 मीटर माना जाता है। तो 8,000 को 1/4 से गुणा कर लीजिए, आपके 28,251 फीट आ जाएंगे। ये माउंट एवरेस्ट के बाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसके बाद में सबसे ऊंची चोटी इसे ही माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, एक बात है, दूसरी राजस्थान की जो चोटी है ना, राजस्थान की, वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है, और उसकी लंबाई है 1722, और लेकिन 1722 मीटर है, ठीक है ना, 1722 मीटर है। उसके बाद में यदि 5 मीटर और जोड़ते हैं, 5 मीटर एक आपको ये कह सकते हैं किसी भगवान का मंदिर है 5 मीटर बाद में, तो इसी चोटी पर है, तो इसकी 17-27 मीटर होती हैं। लेकिन यदि ऑप्शन के अंदर उस 5 मीटर का, उस किसी भगवान का मंदिर का जिक्र नहीं होता है, तब आपको 17-22 मीटर ही रखनी है, 17-27 नहीं रखनी है। आगे समझ में दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 127। 127 क्या कहता है, 2 नदियों के बीच में, कितने नदियाँ, 2 नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। जैसे 2 नदियाँ होती हैं, उन नदियों के बीच में जो भूमि होती है उस उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, या 2 आब कहते हैं, या तराई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी है इसका राइट आंसर, 2 आब कहते हैं। यानी कि जो 2 नदियाँ होती हैं, ये 2 नदियाँ, इनका जो बीच का जो भाग, भूमि का भाग होता है, उसे 2 आब कहते हैं। दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि का 2 आब कहते हैं। जल विभाजक क्षेत्र वह होता है जो जल प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है, यानी कि जल आता है और ऐसे विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे जल विभाजक प्रवाह के नाम से जानते हैं। तराई क्षेत्र में दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंध की एक विधि भी माना जाता है। यानी कि ये व्याख्या में जल संभर जल के संरक्षण के लिए एक विधि भी माना जाता है।
आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 128 की ओर। प्रश्न संख्या 128 क्या कहता है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। फसलें तीन प्रकार की होती फसलें तीन प्रकार की होती हैं। एक तो खरीफ की फसल, एक रबी की फसल और एक जायद की फसल। जायद की फसल का आपको उदाहरण बताना है। इसमें ए में है तरबूज, बी में है सोयाबीन, सी में मक्का और डी में पटसन। तो जो जायद की फसल के समय जो जायद के मौसम में बोई जाती हैं, एक तो जून जुलाई में होती हैं, एक सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और एक मई जून के अंदर बोई जाती हैं। तो इसका जायद मई जून में बोया जाता है। तरबूज है एक ऐसा जो अभी गर्मियों के अंदर मौसम के अंदर तरबूज बहुत ज़्यादा प्रभाव से मिलता है और उसको जायद की फसल में ये जायद की फसल के प्रमुख उदाहरण है, जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है। ये आपके जायद की फसल में आते हैं, ठीक है ना। और खरीफ की फसल जो खरी होती हैं, जैसे मूंग, मोठ, मूंगफली, ये खरीफ की फसल में आती हैं। और रबी की फसल में जैसे गेहूँ है, चना है, सरसों है, ये आती हैं। जायद की फसल को मार्च में बोया जाता है। कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल के अंदर बोया जाता है, जो जून में काटा जाता है, यानी कि अभी मैंने बताया था जून में। और खीरा है, ककड़ी है, तरबूज इसकी प्रमुख फसलें हैं। और रबी की फसल में सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती हैं। जो रबी की फसलें आपको बता दिया था, सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती है। जबकि खरीफ की फसल अभी जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों रबी की फसल के प्रमुख, जबकि चावल है, ज्वार है, बाजरा, कपास है, ये किसके फसल के उदाहरण है? ये रबी के फसलों के उदाहरण प्रमुख रूप से। और जबकि आपके चावल है, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, गन्ना, ये खरीफ की फसलों के प्रमुख उदाहरण है। आपको प्रमुख रूप से फसलों के बारे में पता चल ही हो गया। फसलें तीन प्रकार की होती हैं, जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल। जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर काट ली जाती है। रबी की फसल होती है जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसल है वो जायद की फसल है आपके मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। मई जून में काट ली जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर है 129। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली और कोलकाता के वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, यानी कि दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो NH4 है, NH2 है, या NH10 है, या NH6 है? तो इसका राइट आंसर होगा NH2, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर है। दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने वाला है 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है जो NH2 है। इस NH2 की लंबाई कितनी है? 1465 है इसके NH2 की लंबाई है, नाम से जानते हैं। और ये मार्ग दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, कानपुर है, वाराणसी है, मुगलसराय है, मोहिनिया है, बरही है, बारा होते हुए कोलकाता को जाता है। कहाँ इसका राजमार्ग का प्रमुख रूट कौन कौन सा है? सबसे पहले दिल्ली मार्ग से होकर मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी और मुगलसराय और मोहिनिया, बरही एवं बारा होते हुए कोलकाता की तरफ जाता है। और ये मार्ग दिल्ली के 12 किलोमीटर और हरियाणा के 74 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश के 752 किलोमीटर, बिहार के 202 किलोमीटर और झारखंड के 190 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के 235 किलोमीटर राज्य से होकर गुजरात जाता है। यानी कि गुजरात जाने के लिए, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए दिल्ली का तो 12 किलोमीटर होता है, हरियाणा का 74 किलोमीटर होता है और उत्तर प्रदेश का 752 किलोमीटर होता है, बिहार का 202 किलोमीटर होता है, झारखंड का 190 किलोमीटर होता है और पश्चिम बंगाल का 235 किलोमीटर राज्य से होकर गुजरता है ये राज्य, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके 2001 की जनगणना के अनुसार किस जनगणना के अनुसार? 2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या की अधिकतम घनत्व राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या दिल्ली में है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, दिल्ली में सबसे ज़्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ दिल्ली में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में
दिल्ली 9340 का प्रथम स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता है अनुसार, और इस संदर्भ में दिल्ली प्रथम स्थान पर पाई जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है, यानी कि गंग नहर है उसे इंदिरा गांधी के नहर से जोड़ा गया है। गजनेर के निकट से, पोंग बांध के निकट से, सदवाला के निकट से, लोहागढ़ के निकट से। तो जो गंग नहर है जो को इंदिरा गांधी से कहाँ से जोड़ा गया है, तो ये आपके लोहागढ़ के निकट से जोड़ा गया है। डी है इसका राइट ऑप्शन। और 4 नंबर भी कह सकते हो इसे। गंग नहर को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। और जो राजस्थान की पहली नहर है और इंदिरा गांधी नहर का नाम पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की क्या है? जीवन रेखा, ये आधार रेखा, यानी कि यही है। राजस्थान की गंगा के नाम से भी इसी को जानते हैं कि ये राजस्थान की सबसे पहली नदी है, जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं और गंग नहर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके 132 नंबर में है शेखावटी क्षेत्र धन धान्य से विकसित था। शेखावटी जो क्षेत्र है वो धन धान्य से विकसित था। इस पक्ष में प्रमाण हेतु शुंग कुषाण एक भंडार पात्र है। शुंग कुषाण एक भंडार पात्र है जिसकी ऊंचाई 4.9 ऊंचा है। किस स्थान से मिला है? यानी कि जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर धन धान्य विकसित स्थान था वो कहाँ से मिला है, वो स्थान का नाम बताना है। एक तो विराटनगर से मिला, रेड से मिला है, बैराट से मिला है, या सुनहरी से मिला है। सुनारी भी कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी, सुनारी से मिला है। कौन सा राइट आंसर है? डी, सुनारी से मिला है। और ये सुनारी कहाँ है? राजस्थान खेतड़ी के अंदर। राजस्थान खेतड़ी, और ये खेतड़ी कहाँ पर? झुंझुनू में स्थित है। और यहाँ खुदाई में लोहा के अयस्क लोहा बना की प्राचीनतम भटियाँ मिली, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है लोहे की भटियाँ मिली हैं, वो आपकी झुंझुनू में मिली हैं और खेतड़ी में मिली हैं। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थान के बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा अपने पैर या उसकी अंगुलियों में नहीं पहना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा अपने पैर में और अपनी अंगुलियों में नहीं पहनते हैं? तो उस ये में है घुंघरू, नुपुर, नेवरी और बोरला। तो इसका राइट आंसर होगा जो आभूषण, ऐसा आभूषण है जो महिलाएं अपने पैरों में नहीं पहनता है, तो वो डी है ऑप्शन इसका राइट आंसर, बोरला। बोरला सिर पर पहना जाता है। जो बोर होता है ना, बोर भी कह सकते हो, रखड़ी भी कह सकते हो। रखड़ी के समान, और ये बोर होता है, ऐसा बोर होता है, और ऐसे औरतें पहनती हैं। इस बोर के ऊपर सोने का भी हो सकता है, ये चांदी का भी हो सकता है, और पुराने ज़माने में कई तरह के आभूषण इसमें शामिल होते थे। बोर के कई धातुओं से बनाए जाते थे। और बोरला होता है, ये सिर पर पहना जाता है, जो औरतों की शोभा बढ़ाता है, औरतों के सिर की शोभा बढ़ाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 134 में 134 क्या कहता है कि प्रश्न संख्या इनमें से कौन सा तथ्य है जसनादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ये आप प्रॉपरली ध्यान रखना नहीं है। इसके संस्थापक जसनाथ जी, जिनकी समाधि कत्रियासर में है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके 36 नियम है, बिल्कुल सही है। इनके कितने, जसनादी संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके कितने नियम है? अनुयायी या अधिकांश जाट होते हैं, बिल्कुल भी सही है। 36 नियम होते हैं इनके, ये भी सही है। इस संप्रदाय का मुख्य नृत्य होते हैं फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। और ये फतेह नृत्य हैं वो कौन करता है? तो ये किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो भीलों का। किसका है? भीलों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है फतेह। आगे समझे। इसका मुख्य तीर्थ स्थल है मुकाम में। ये गलत है। इसका मुख्य तीर्थ स्थल है मुकाम में नहीं, कत्रियासर के अंदर है, बीकानेर। इसका मुख्य जो पूजा स्थल है ना, तो ये बीकानेर कत्रियासर के अंदर है। ये गलत, ये आपकी गलत है। इसका इसमें गलत है 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। 4 नंबर ऑप्शन इस परीक्षा के अकॉर्डिंग से इसे आप कर सकते हो।
और इसका मुख्य स्थल है कत्रेसर बीकानेर के अंदर। जो जसनाजी संप्रदाय के जो लोग हैं वो 36 नियमों के पालन करते हैं, इनके अनुयायी होते हैं, जाट समाज के होते हैं। किस समाज के होते हैं? जाट समाज के सबसे ज़्यादा अनुयायी होते हैं। इसमें फतेह फतेह के नाम से एक नृत्य करते हैं और वो नृत्य होता अग्नि नृत्य और ये भीलों द्वारा करते हैं और इसका प्रमुख स्थान है कत्रेसर बीकानेर के अंदर है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके साथ में इससे भी बेहतर तरीके के वीडियो ला सकें और आपको अच्छी प्रकार से एक रीड की तैयारी करवा सकें। आगे चलते हैं दोस्तों। मैं हूं राकेश कुमार, गुनगुन ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं और गुनगुन ज्ञान एक ऐसा चैनल है जो रीड के सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? उदयपुर था, चित्तौड़गढ़ था, जोधपुर था या शकंबरी अजमेर था। यानी कि चौहानों का कौन सा ऐसा राज्य था जो प्रथम राज्य के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, शाकंभरी के चौहान। और शाकंभरी चौहानों के जो मूल पुरुष माने जाते हैं वासुदेव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वासुदेव है वो मूल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि चौहानों की नींव रखने वाले कौन थे? तो वासुदेव थे। देखो, इसको शाकंभरी के चौहान थे, वही प्रथम चौहानों के राज्य था। और सपाद इसकी व्याख्याएं, सपाद लक्ष्य शाकंभरी के चौहानों का प्रथम स्थान माना जाता है। यानी कि जो सपाद लक्ष्य है शाकंभरी के चौहान का प्रथम स्थान मानते हैं उसे। और प्रथम शासक के मूल पुरुष के नाम से या प्रथम शासक के नाम से भी वासुदेव, जिसका समय काल था 551 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। यानी कि वासुदेव ने इनके चौहानों की उत्पत्ति, या ये कह सकते हैं कि चौहानों के जो संस्थापक के नाम से भी इस वासुदेव को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के कितना प्रतिशत, क्या है? राजस्थान के कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? इनकी वनों की क्षेत्रता बतानी है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो 9 ए में है 4.69%, या ये कह सकते हैं 4.69%। बी में है 9.57% और सी में 20.78% और डी में 21.89%। तो इसका राइट आंसर होगा बी। यानी कि राजस्थान में कुल वनों की प्रतिशतता बताते हैं तो यहाँ पर केवल 9.57% है, वही वन है। राजस्थान में केवल 9.57% भूभाग पर ही वन क्षेत्र है। इसमें से जो भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र है वो वन का आच्छादित है, वो 4.69% है। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार संपूर्ण भूभाग पर कितने पर? संपूर्ण भूभाग पर 1/3 क्षेत्र में वन होना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है कि आपके जो भी क्षेत्रफल होता है इस क्षेत्रफल के अंदर 1.3 यानी कि इतना भाग आपके वन होने जरूरी है। कौन कहता है? राष्ट्रीय वन नीति कहती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। कोंकणी नदी, साबी नदी, खारी नदी और कौंतली नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। तो इसमें से मुख्य रूप से खारी है नदी, वो अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। यानी कि राजस्थान में खारी नाम से मुख्यतः 2 नदियाँ, जिनमें से एक तो जवाई की और दूसरी बनास की सहायक नदी है। और कांकनी है, साबी, कांतली आदि नदियाँ अंतः प्रवाह की प्रमुख। अंतः प्रवाह का मतलब होता है कि राज्य के अंदर, किसके अंदर? राज्य के अंदर है वो बहती हैं, वो अंत्य प्रवाह होती हैं। और जो राज्य के बाहर चली जाती हैं वो अंत्य प्रवाह नहीं होती हैं। इसलिए
खारी है, इसमें सी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, खारी नदी वो अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 138। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहर से होता हुआ पंजाब तक जाता है? ऐसा कौन सा राजमार्ग है राजस्थान के बीकानेर में तथा जैसलमेर शहर से होता हुआ पंजाब तक जाता है? तो इसका ए में NH15, NH12, NH11 और NH8। तो इसका राइट आंसर है NH15। कौन सा है? NH15, यानी कि ये राज्य है बीकानेर तथा जैसलमेर शहर से हुए पंजाब तक जाता है। और आपको इसकी व्याख्या बताते हैं, कुछ अच्छा फैक्ट बताते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH15 है। कौन सा है राजमार्ग? NH15 है। वो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जिसकी लंबाई 875 कितने किलोमीटर है? 875 किमी है। और NH15 राजस्थान के बीकानेर जिले से होते हुए राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान में इसकी लंबाई होती है 216 किलोमीटर। राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, चंबल नदी, अगला है चंबल, बनास, माही और काली सिंध नाम प्रसिद्ध नदियों में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? यानी कि ऐसे कौन सी नदी हैं जो अरब सागर में, जैसे चंबल है, बनास है, माही है, काली सिंधी है, इन नामों से प्रसिद्ध नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो जल है वो अरब सागर में गिरता है? तो एक तो चंबल है, बनास है, माही है और काली सिंध है। प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से घुमा फिराया है, यहाँ पर देने की जरूरत ही नहीं थी। इस प्रश्न में इन नदियों के नाम देने की जरूरत ही नहीं थी। इनमें से यही कह सकते थे कि निम्न में से किस नदी का जो जल है, या कौन सी ऐसी नदी है जो जल अपना अरब सागर में गिराती है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता था, लेकिन इसने अपने प्रश्न को कुछ नयापन लाते हुए बताए हैं कि चंबल, बनास, माही और काली सिंध, इन चारों में ऐसी कौन सी प्रसिद्ध नदी जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी है माही नदी। माही नदी है, माही नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं और यही आपके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं। माही नदी को राजस्थान की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, यानी कि राजस्थान माही नदी को आदिवासियों की गंगा तो कहते ही हैं, लेकिन दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और राज्य में बहने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम दक्षिण में होता है, यानी कि ऐसी कोई दूसरी नदी नहीं है जिसका उद्गम है दक्षिण में होता है। बाकी सभी का उद्गम है दक्षिण के अलावा सभी स्थानों से पूर्व में, पश्चिम में, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में होता है। लेकिन दक्षिण की एक ऐसी ही नदी है जो केवल और केवल एक माही नदी है, और ये राजस्थान में यू आकार में निकलती हैं। आगे समझ में, और जिसका उद्गम स्थान दक्षिण में होता है और उत्तर में बहने के पश्चात अपना जल दक्षिण में गिराती हैं। उत्तर में बहने के पश्चात में दक्षिण में गिराती हैं, और ये माही नदी राजस्थान के 2 जिलों से यू आकार में होकर मुड़कर जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपको, मुझे विश्वास है कि इस अध्याय में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगला सवाल है 140 नंबर सवाल। राजस्थान में भेड़ियों के कृत्रिम प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? राजस्थान में भेड़ियों के लिए, जो भेड़िए होते हैं उनके लिए कृत्रिम जो प्रजनन होता है ना, जो वो कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, उस अभ्यारण्य का नाम बताना है। जे संबंध अभ्यारण्य, ये मिसप्रिंट हो रखा है थोड़ा, अभ्यारण्य नाम गलत है सब में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है ना,
कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर भेड़ियों को कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध माना गया है। और ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ अभयारण्य, जहाँ भेड़ियों को कृत्रिम प्रजनन के करवाया जाता है। और ये इसका क्षेत्रफल है 586 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के भेड़िए के कृत्रिम प्रजनन के लिए कुंभलगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये उदयपुर जिले में है, उदयपुर में स्थित है। और इसकी जो क्षेत्रफल होता है तो 586 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अगला सवाल है 141, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं माना गया है? यह आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं। सतत आंकलन के साथ ही शिक्षकों को प्रतिक्रिया का प्रदान करना, शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया करना, या सी में जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना, या डी में मूल्यांकन और शिक्षक को प्रभावी ढंग से गूंथ कर गतिविधियों की अधिगम की आवश्यकता को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर है आपके 3 नंबर ऑप्शन है, जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं, ऊंचे स्तर पर काम करने के लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना है। तो इसकी व्याख्या भी बता देता हूँ। उपचार की गतिविधियां उन विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं जो उम्मीद के स्तर से नीचे काम कर रहे हैं। किसके स्तर से? उम्मीद के स्तर से नीचे काम कर रहे हैं। जबकि संवर्धन गतिविधियों की सिफारिश उन लोगों के लिए की जाती हैं जो बराबर या उम्मीद के स्तर से ऊपर कम काम कर रहे हैं। बराबर या उम्मीद के स्तर से काम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4154। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 142। 142 क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों की निम्न में से कौन सी विशेषता स्कूल, घर और समुदाय तथा अधिगम के बीच खाई का कारण बनती है? यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के बीच में जो ऐसी कौन सी विशेषताएं जो स्कूल, घर और समुदाय, यानी कि समुदाय में तथा अधिगम के बीच में, इन सब के बीच में खाई का काम करती हैं? तो ए में है इतिहास की पाठ्य पुस्तक, दी सुराग एवं सूत्रों का उपयोग, बी में नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति, और सी में इतिहास की यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पढ़ना, थोड़ा मिसप्रिंट है, सभी अध्याय के अंत में उपस्थित होना, या डी में है भूगोल पाठ्य पुस्तक में पृथ्वी तथा वहाँ की घटनाओं का अध्ययन करना। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति करता है, और 2 नंबर इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या बता देता हूँ। नागरिक शास्त्र कौन सी शास्त्र? नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में संविधानात्मक, कानूनी और प्रक्रियात्मक जानकारी है, जो एक बहुत शुष्क और अमूर्त ढंग से प्रस्तुत की जाती है। एक तो शुष्क और अमूर्त ढंग से किसमें? नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की जाती है। इसलिए वहाँ नागरिक शास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच अंतराल है। किसके बीच में? नागरिक शास्त्र के बीच में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच में क्या है? अंतराल है। और इस प्रकार बच्चों को अलगाव का अनुभव होता है। यानी कि जो विद्यार्थी ये नागरिक शास्त्र पढ़ता है तो उसमें अलगाव का अनुभव होता है, और वे जो पाठ्य पुस्तक जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं उसके साथ वास्तविक दुनिया जैसे घर समुदाय में पढ़ते हैं तो संबंधित करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि दोनों स्कूल और घर, स्कूल प्लस घर या समुदाय, घर के अंदर ही समुदाय होता है, उस समुदाय जैसे फैमिली में जो भी मेंबर है
उनके सामने नागरिक शास्त्र का संवैधानिक या संविधानात्मक जो प्रक्रियात्मक जानकारी है वह आप शुष्क और अमूर्त ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में। अगला सवाल है आपके प्रश्न संख्या 143। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के पढ़ाने के लिए एनसीएफ 2005 द्वारा प्रस्तावित ज्ञान मीमांसा फ्रेम का हिस्सा नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से ऐसा कौन सा ज्ञान है जो 2005 के एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की मीमांसा फ्रेम का हिस्सा नहीं है। लिंग चिंताओं का संबोधित करना, राजनीतिक विज्ञान के लिए नागरिक शास्त्र के नामकरण को बदलना, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है उनके लिए नागरिक शास्त्र के नाम में नामकरण होता है उसका बदलाव करना, या शिक्षाप्रद से और अधिक व्यारोत्तेजक है पाठ्य पुस्तक की धारणा को बदलना, या फिर डी में है स्थानीय धारणाओं को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को पुनर्विन्यास पुनर्चरना करना। यानी कि आपके इसका राइट आंसर होगा सी है इसका राइट आंसर। शिक्षाप्रद से और अधिक व्यारोत्तेजक से पाठ्य पुस्तक की धारणा को बदलना होता है। तो इसकी व्याख्या आपको हम बता देते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एनसीएफ 2005 द्वारा प्रस्तावित ज्ञान मीमांसा के फ्रेम के तहत यह सुझाव दिया गया है कि एक पाठ्यपुस्तक की धारणा को सिर्फ अधिक विचारोत्तेजक शिक्षा प्रदान के लिए बदला जाना चाहिए। यानी कि आपका जो एक पाठ्यपुस्तक है उसे बदला जाना अनिवार्य है। यह शिक्षार्थियों के लिए दी गई सामाजिक घटना पर समझ को समृद्ध करने के लिए, समृद्ध का मतलब होता है कि आपका मजबूत करने के लिए पाठ्यपुस्तक से परे जाने से सहायता करेंगे। आगे समझ में दोस्तों, जो सामाजिक ज्ञान का एक एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित किया गया था उसमें आपको शिक्षाप्रद और अधिक जानकारी होती हैं वो पाठ्यपुस्तक की धारणा में बदलाव समय समय पर बदलना जरूरी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 144। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व है? तो सामाजिक एवं संरचना कौशल में वृद्धि करना ए में, बी के अंदर है अभ्यास के स्थान सिद्धांत का मेल करना, सी में आत्मसम्मान को बढ़ाना और डी में उपयुक्त सभी। तो क्या कहता है प्रश्न, ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व है? बिल्कुल, ये सभी तत्व हैं, बिल्कुल लाभकारी हैं। इसका राइट आंसर 4 होगा। सामाजिक संरचना भी होगी, कौशल में वृद्धि भी होगी और अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल भी होगा और आत्मसम्मान का बढ़ाना भी होगा। ये आपके सभी पाठ्यक्रम योजना में लाभकारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है, 4 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। इसकी व्याख्या परियोजना विधि कई आयामों में मदद करती, कई आयाम ऐसे हैं उसमें मदद करती, जैसे छात्रों की तथाकथित सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत के संयोजन और छात्रों में आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। और ये सभी चीज़ें हैं आपके उपयुक्त सभी में डी है, इसका ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अगला सवाल 145 नंबर। अब आपके 6 क्वेश्चन ही बचे, आप ध्यानपूर्वक पढ़ के ही जाए। निम्नलिखित में शिक्षण से संबंधित, किससे संबंधित? दोस्तों इसमें थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ, वापस इस प्रश्न को मैं रिपीट करता हूँ। शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित चरण व्यवस्थित हैं। एक तो योजना है, योजना, फिर लागू करना, फिर प्रतिक्रिया देना, फिर मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर में ए बी सी डी। देखो इसमें ए और एक में दिया हुआ 1 और 2 यानी कि योजना लागू करना, और बी में दिया हुआ 1 2 3 यानी कि योजना लागू करना फिर प्रतिक्रिया देना। फिर 3 नंबर सी ऑप्शन में है
ए और दो, एक और दो यानी कि योजना भी करना और लागू भी करना। डी में है 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों इसको मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाया है और मुझे इसका पूरी जानकारी भी नहीं हुई रिकॉर्डिंग कब बंद हो गई है, तो प्लीज़ आप माइंड ना करें। दोस्तों आगे चलते हैं, इसका 4 नंबर ऑप्शन इस राइट आंसर। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी 4 चरण योजना, चारों चरण को आपको बता देता हूँ। योजना बनाना, फिर लागू करना, प्रतिक्रिया का देना, मूल्यांकन करना, फिर प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो भी शिक्षक होता है पहले विद्यार्थी होता है पहले योजना बनाता है, फिर लागू करता है उस पर, फिर प्रतिक्रिया देता है, फिर मूल्यांकन करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 146 में 146 में निम्नलिखित शिक्षण सहायक जो शिक्षण सामग्री में कौन सी सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ऐसी कौन सी सामग्री है, सटीक सामग्री है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए देखो, एक तो मानचित्र ए में, फिर 2 में पाई आरेख है, 3 में वेन आरेख है, 4 में आवृत्ति बहुभुज है। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर पाई आरेख, इसे बी भी कह सकते हैं। तो इसका मुख्य रूप से आपको व्याख्या बता देता हूँ। अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को एक पाई आरेख के माध्यम से सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है। और पाई आरेख एक सांख्यिकीय चित्र है। कौन सा चित्र है? सांख्यिकीय चित्र है जो अनुपात में विभिन्न घटकों के संबंध को दर्शाता है। अनुपात में क्या करता है? विभिन्न घटकों के रूप में दर्शाता है। और उसके बाद में कई पाई आरेख में प्रत्येक चाप के टुकड़ों की लंबाई मात्रा को अनुपातिक करती है। आगे समझ में दोस्तों। अगला सवाल चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके 14 यानी कि 147 यानी कि 147 नंबर सवाल। और इस 147 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न विधियों में से किस विधि की स्कूल में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए सिफारिश की है। तो उसका अन्य मूल्यांकन के तरीकों पर कागज, पेंसिल, प्रेक्षण के उपयोग को बढ़ावा देना। फिर एससीसी का अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ के पूरा होने के बाद पालन किया जाता है। और सी में शिक्षक को मुख्य रूप से इकट्ठा करने और मूल्यांकन के परिणाम का रिकॉर्ड संकलन करने के लिए प्रेरित करना। और डी में है एक बच्चे को प्रोत्साहित करने या करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। यानी कि जो एक बच्चा होता है उसको प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत यानी कि बीते हुए समय का प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शन करना होता है कि तुलना में कई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी कि ये बच्चा है, इसने पूर्व में कितने कितने अच्छे कार्य किए हैं उनको प्रोत्साहन किया जाता है। और प्रोत्साहन करने के बाद में पूर्व में जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उन सभी के सामने बताया जाना एक उचित माना जाता है। अगला इसकी व्याख्या है सीसीई है वो बच्चे की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय के साथ उसके अतीत यानी कि जो पिछला बीत गया है प्रदर्शन की तुलना करने के लिए प्रोत्साहन करती हैं। और सीसीई विशेषतः है कागज, पेंसिल, प्रेक्षण के आधार पर एक बच्चे की प्रगति का आंकलन करने के बजाय विभिन्न तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो उपयोग होते हैं उनको बढ़ावा देती है। और शिक्षकों को महज एकत्र करके और परीक्षण के परिणाम की रिकॉर्डिंग में उलझाने के बजाय मूल्यांकन का तालमेल शिक्षण प्रक्रिया के साथ में भी सीसीई लागू करने का एक आवश्यक कारक माना जाता है। प्रश्न संख्या 148 किया जाता है, परियोजना उपागम संदर्भित करता है वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की ऊंचाई की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जो परियोजना उपागम है वो वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय वस्तु की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह निम्न में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है।
तो ए में है लिलियन जी कॉर्टेज और सिल्विया सी चार्ड द्वारा, बी में है फ्लिस सी ब्लूमफील्ड और जॉन आर मेर्गेंडोलर द्वारा, वाइगोस्की और जीरोमर बर्नर द्वारा, या फिर 4 में एम एच ब्लिक द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए है लिलियन जी कॉर्टेज सिल्विया सी और चार्ड द्वारा ये आपको प्रतिपादित किया गया है। इसकी व्याख्या है आपके लिलियन कॉर्ड्स, जो लिलियन कॉर्ड्स और सिल्विया की चार्ड हैं, जो प्रसिद्ध शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक थे जो प्रसिद्ध थे। और इस परियोजना का उपगम है एक वास्तविक दुनिया। कौन सी? एक वास्तविक दुनिया में विषय की जांच की गहराई एक छात्र का ध्यान प्रयास करने में काबिल होता है। दोस्तों अगला सवाल है इस टॉपिक का सेकंड लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं है? तो इसमें ए में है प्रत्येक अध्याय के अंत में सूचीबद्ध कुछ तरीके, फिर चलो याद करते हैं, चर्चा करते हैं, और चलो काम करते हैं भाग, और उसके बाद में सी में है प्रत्येक अध्याय के अंत में परिभाषाएं, और डी में शीर्षक के अंतर्गत छोटे उपखंड की कल्पना। तो इसमें राइट आंसर होगा प्रत्येक अध्याय के अंत में परिभाषाएं। देखो परिभाषाएं इतिहास पाठ्य पुस्तकों में अध्ययन के अंत में नहीं दी जाती हैं, वे जहाँ कहीं भी आवश्यक हैं वे प्रदान की जाती हैं, केवल परिभाषा पर ही ध्यान केंद्रित करने पर ज्ञान नहीं मिलता है। अगर समझ में दोस्तों, इस अध्याय का इस पेपर का आज लास्ट प्रश्न 150वां प्रश्न है, यह आप ध्यानपूर्वक देख लो। उसके बाद में अगला वीडियो आपके अगला मॉडल पेपर के हिसाब से बनाया जाएगा। कक्षा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का कारण क्या है? तो छात्रों की पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझने के लिए, छात्रों पर अधिक बेहतर नियंत्रण के लिए, छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, या कक्षा में अनुशासन के लिए। तो इसका राइट आंसर है छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और ये कक्षा प्रक्रिया को समझाने में, शिक्षार्थी की उपलब्धि को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इसकी व्याख्या है, इसका 3 नंबर है, ऑप्शन राइट है। कक्षा प्रक्रिया को समझाने के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि को बढ़ाने में मदद मिलती है, छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुनगुन ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आपसे एक बार फिर से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।